क्यों मे अपनी लाइफ से खुश नहीं है? क्या द सर्कल मे की लाइफ बदल देगा? क्यों मे की दोस्त उससे बात करना बंद कर देती है? आज मैं आपको 2017 की एक साइंस फिक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ जिसका टाइटल द सर्कल है। मे हॉलैंड एक लेक के बीच में एक कश्ती पर है। उसका फोन बजता है लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है और वही जारी रखती है जो उसका पसंदीदा शौक लगता है। फिर हमें एक वाटर कंपनी में उसके काम के स्पेसिफिक डे से परिचित कराया जाता है जो नाराज कस्टमर्स की कॉल का जवाब देना होता है। उसका थका देने वाला दिन खत्म होने से बहुत दूर है क्योंकि घर वापस जाते समय उसकी कार खराब हो जाती है। वो अपने दोस्त मर्सर को बुलाती है जो एक हैंडी गाय है। वो उसकी कार ठीक करने में मदद करता है। कार को ठीक करने में उसकी सक्सेसफुल नौकरी के बावजूद उस रात मे को रात के खाने के लिए इनवाइट करने का उसका प्रयास फेल हो जाता है। एक बार घर पर मे अपने माता पिता के साथ रात का खाना खा रही होती है जो मर्सर को काफी पसंद करते हैं और निश्चित रूप से यह सुझाव देने में संकोच नहीं करते कि उन्हें एक कपल होना चाहिए। उनकी निराशा के लिए मे इस विचार से खुश नहीं होती है। इस डिनर के दौरान मे के परिवार का एक और पहलू दिखाया गया है। मे के पिता को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और यह बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है। अनदर डे अनदर अपॉर्चुनिटी एक कहावत जो मे के लिए बहुत ही लिटरल थी क्योंकि एक और व्यस्त दिन के बीच में उसे अपनी दोस्त एनी का फोन आया जिसने बताया कि वो जिस कंपनी के लिए काम कर रही है वो 100 लोगों को काम पर रख रही है और यह कि मे को अगले दिन इंटरव्यू देना चाहिए। मे इस खबर को सुनकर खुश हुई और इसलिए वो अगले दिन इंटरव्यू के लिए उत्साह से द सर्कल चली गई। नॉर्मल इंटरव्यू हु नोज, लेकिन मे इसे पार करने में केपेबल थी और अब वो द सर्कल कस्टमर एक्सपीरियंस टीम का हिस्सा है। एनी फिर मे को कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज से लेकर लीव्स और स्पोर्ट्स तक की कई फैसिलिटीज से परिचित कराती है। मे बहुत हैरान है लेकिन इससे पहले कि वो अपने विचारों को डिटेल्ड रूप से व्यक्त कर पाती उसकी बेहद बिजी दोस्त उसे कस्टमर एक्सपीरियंस यूनिट के प्रमुख के हाथों में छोड़ देती है। मे को यह दिखाया गया है कि कस्टमर्स के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और उसके परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाली मैट्रिक। मे अपने स्कोर को 90 से ऊपर प्राप्त करने की उम्मीद कर रही थी लेकिन एनी ने मेक शो किया कि उसका 87 स्कोर पहले वीक के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी था। लेकिन जब सर्कल सेमिनार ड्रीम फ्राइडे में दोस्त बैठे तो यह रीअश्योरेंस डूब गया। इसकी होस्टिंग बेली द्वारा की जाती है जो कंपनी के लेटेस्ट इनोवेशन सी चेंज को पेश करते हुए इधर उधर मजाक कर रहे एक पीसफुल माइंड सीईओ हैं। सी चेंज एक सिक्के जितना छोटा कैमरा है और इसे बिना देखे कहीं भी लागू किया जा सकता है। बेली के अनुसार इसके पीछे का मॉरल मोटिव गलत काम करने वालों पर नजर रखना और उन्हें कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए जवाबदेह ठहराना है। इस घोषणा के बाद आर्टिस्ट बैग की विशेषता वाली एक पार्टी होती है। एनी फिर मे को किसी गुप्त स्थान पर ले जाती है जहां वो उसे अ वर्बल नॉन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहती है क्योंकि वहां जो चल रहा है वो बेहद सीक्रेटिव है जहां जादू होता है। एनी को बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। तब वो मे को अकेला छोड़ जाती है। वो पार्टी में वापस आ जाती है और बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है जिसे वो साथी एम्प्लॉय मानती है। वो आदमी अपने फोन में बिजी था फिर भी उसने मे के साथ बातचीत करना स्वीकार किया। चूंकि वो अपनी नई पोजीशन के बारे में एक्साइटेड लग रही थी उसने अनुमान लगाया कि वो या तो एक न्यूबी है या गप्पी जो बेली उन्हें बुलाता था। उसने अजीब तरह से सार्काज़म के हिंट के साथ उसकी एक्साइटमेंट को जारी रखते हुए कहा जब वो एक अर्जेंट काम के लिए निकल रहा था। मे ने अपने माता पिता के साथ एक गैदरिंग में वीकेंड बिताया जिन्हें देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए उस पर गर्व है। वे अभी भी उसे मर्सर के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मे को यह विचार पसंद नहीं आया और उसने मर्सर को कुछ अपमानजनक और डिग्रेडिंग शब्द कहे। एक बार वापस अपने माता पिता के साथ टेबल पर आने के बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ती है और उसकी माँ उसे अंदर ले जाती है। ओवरवेल्म महसूस करते हुए मे कायाकिंग के लिए जाती है जब वो अपने दुख को आंसुओं के रूप में अपने गालों पर गिरने देती है। द सर्कल में मे के लिए एक नया वीक है और जब वो सर्कल के सच्चे इरादों पर सवाल उठाने वाले सेनेटर के बारे में समाचार कवरेज देख रही होती है तो उसके 2 कोलीग उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वे वीकेंड के दौरान कुछ गैदरिंग्स और एक्टिविटीज में शामिल नहीं होने के लिए उसे दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं और उससे जुड़ी पर्सनल जानकारी की तलाश करते हैं जिसे वे अपने टैबलेट पर नोट करते हैं। वे मे की प्रोफाइल बना रहे थे और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। वे उसके पिता के एमएस के बारे में जानते थे जिसका उसने पहले मेंशन नहीं किया था और उसे 8000 ग्रुप मैसेजेस को पढ़ने के लिए कहा।
कम्युनिटी की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से एक्सचेंज एक शुगर कोटेड प्रिवेसी वायलेशन था। मे का विश्वास टूट गया था, लेकिन वो अभी भी अपने प्रयासों को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करती है और अंत में वो एक फुल स्कोर हासिल करती है। उसकी अपनी माँ के साथ एक ब्रीफ कॉल होती है जो उसे उसके पिता के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करती है। मे को रिग्रेट है कि वो उनके साथ वहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने काम को जारी रखने के लिए हॉस्टल में रहती है। वीडियो कॉल के दौरान वो अपने दोस्त मर्सर के लेटेस्ट काम को देखती है, एक सुंदर झूमर जिसे वह सर्कल कम्युनिटी ग्रुप पर शेयर करती है। बिजी एनी वापस आ गई है और वो डॉक्टर जेसिका से मे का इंट्रोडक्शन कराती है, जो उसका मेडिकल इंटेक करती है, जो कंपनी के क्लाउड पर स्टोर्ड डेली डेटा जो एम्प्लॉइज के टैबलेट पर अवेलेबल है। डॉक्टर मे के माता पिता को उनकी हेल्थ प्लान पर लाने की पेशकश करती है, जो मे को 7वें आसमान पर ले जाती है, क्योंकि यह उसके पिता को बचाने का एक अवसर है। इसके बाद टॉम, बाली के कोवर्कर द्वारा एक सेमिनार है और एक सेनेटर उम्मीदवार की होस्टिंग कर रहा है, जो ट्रूयू पेज के थ्रू डेटा शेयरिंग के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी की वकालत करता है। एक और आफ्टर पार्टी एक और अनयूजुअल बात करने का मौका खोजती है, इस बार एक एम्प्लॉय के साथ जो आयरिस स्कैनिंग और ट्रैकिंग में काम करता है। इस बारे में शेखी बघारता है कि वे अपनी तकनीक से बच्चों को शिकारियों से कैसे बचा सकते हैं। मे तब तक चकित रह जाती है जब तक उसे यह नहीं बताया जाता कि यह पहने हुए ब्रेसलेट के माध्यम से नहीं बल्कि हड्डी में लगाई गई चिप के माध्यम से है। जबकि मे यह समझने की कोशिश कर रही है कि यह उसने क्या सुना है, वो पिछली बार उसी लड़के को देखती है जो एक बार फिर अपने फोन पर बिजी है। जब वो उसको ग्रीट करने के लिए सीढ़ियां चढ़ती है तो वो अपना फोन अपनी जेब में रखता है और कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वो उसे कुछ ऐसा दिखाने का सुझाव देता है जिसे वो देखने के लिए इच्छुक होती है और नीचे की ओर जाती है। उसे यह बताने पर कि डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है, वो ट्रूयू के निर्माता टाई लाफाइट के रूप में अपनी पहचान प्रकट करता है। वो पर्सनल डेटा का मोनेटाइजेशन करने और प्राइवेसी को दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता है। मे हैरान है, लेकिन वो इस एनकाउंटर को गुप्त रखना स्वीकार करती है। अगले दिन मे के पास एक विजिटर मर्सर आता है, जिसे डेथ थ्रेट में मिल रहे होते हैं मे द्वारा उसके काम को कम्युनिटी ग्रुप पर शेयर किए जाने के बाद। परेशान, मे रात में कश्ती पाने के लिए ट्रेसपास करती है और एक उत्तेजित खाड़ी में चली जाती है। वो अपनी कश्ती से गिर जाती है और अपनी लाइफ के लिए वहां फंस जाती है। जब एक हेलीकॉप्टर और बचाव दल उसे बचाते हैं, उनके अनुसार सी चेंज कैमरों के लिए धन्यवाद कि उसे देखा गया और बचाया गया। इसके बाद बेली द्वारा आयोजित एक इंटरव्यू है जहां मे ने बताया कि उसका एक्सपीरियंस कितना डरावना था और यह सी चेंज कैमरों के ही बदौलत था कि उसे बचाया गया। फिर एक क्लेवर मैनिपुलेटिव स्पीच के थ्रू बेली इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि सभी को सब कुछ शेयर करना चाहिए। शेयर न करना स्वार्थी है और सीक्रेट्स झूठ होते हैं। मे हॉलैंड पहला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पास 24/7 पोर्टेबल सी चेंज कैमरा है। उनकी पहल की सराहना करने वाली उत्साही क्राउड के बीच हम एक बहुत परेशान एनी को देखते हैं, जो पहले की तरह एंथुसियास्टिक नजर नहीं आती। दूसरी तरफ टाई भी डिसअपॉइंटेड नजर आता है और इसलिए मे के सुबह उठने से लेकर अपने माता पिता के साथ कॉल करने और काम पर अपने दिन तक की सबसे बेसिक हाइजीन रूटीन को देखा जा रहा है। वो वर्तमान में 2.3 मिलियन दर्शकों के साथ ट्रांसपेरेंसी के अपने तीसरे वीक में है। जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आती है तो वो अपने पेरेंट्स को अपने कैमरे के थ्रू इंतमत होते देखती है और साथ ही पूरी दुनिया को भी दिखाती है। मे शर्मिंदा है, लेकिन इसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश करती है। वो उन पर फिर से जांच करती है, लेकिन उनके कैमरे डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अगले दिन कैंपस में मे ने एनी को देखा, लेकिन वो उसे अवॉइड करती है और जब तक मे उसे उसके पूरे नाम से नहीं बुलाता है तब तक वो चलती रहती है। मे के पास बाथरूम के उपयोग के लिए 3 मिनट का वीडियो है और यहीं पर उसे एनी के साथ एक निजी बात करने का मौका मिलता है, जो मे को बताती है कि वो इसमें काफी अंदर तक फंस चुकी है, जिसका उसको अंदाजा नहीं है। वोट रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बैठक के दौरान मे ने इसे एक लेवल ऊपर ले जाने का सुझाव दिया और सभी के लिए सर्कल के माध्यम से वोट करना अनिवार्य कर दिया, आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए जहां हर किसी की आवाज सुनी जाती है। एनी ने मुलाकात के दौरान उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर इस पहल के माध्यम से सर्कल को ग्लोरीफाई करने का विचार बेली द्वारा वेलकम किया गया। मे को तब सुर्खियों में लाया जाता है जब उसने एक सेमिनार के दौरान घोषणा की कि उसका विचार अब पॉसिबल है, क्योंकि 22 देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। उसी सेमिनार के दौरान उन्होंने सोल सर्च का इंट्रोडक्शन दिया, 20 मिनट से कम समय में किसी को भी कभी भी खोजने का एक तरीका।
और इसलिए वो एक भगोड़े की तलाश में एक डेमो देती है जो आंखों के माध्यम से सर्च किया जाता है स्किल का उपयोग करने वाले अरबों लोगों में से। यह केवल चीयरिंग क्राउड को बढ़ावा देता है जो इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि वो भगोड़ा मर्सर है। मे ने चिल्लाने वाली भीड़ की मांगों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बेली ने कदम उठाया और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। टाई पूरा सेमिनार देख रहा है। मर्सर जंगल के आसपास अजनबियों द्वारा पाया जाता है। वे उसे हिरन हत्यारा कहते हुए उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं। मर्सर अपनी कार में बैठने का प्रबंधन करता है, लेकिन वे उसका पीछा करते हैं। पीछा दुखद रूप से समाप्त होता है जब मर्सर पुल से नीचे खाई में गिरता और मर जाता है। मे 4 दिनों से अपने माता पिता के घर पर शोक मना रही है। वो एनी को बुलाती है जो स्कॉटलैंड में है। वो उसे सर्कल से पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश करती है, खासकर जो हुआ उसके बाद, लेकिन मे का ब्रेन वॉश किया गया और द सर्कल को जवाबदेह नहीं ठहराया गया, और अभी भी विश्वास है कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए फैसिलिटीज में सुधार किया जा सकता है। काम पर वापस जाने के दौरान वो टाई को कॉल करती है। मे ने टाई लफीक जैसे अधिक फ्लेक्सिबल शेड्यूल के साथ एक और पोजीशन लेने के बेली और टॉम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, और वो सिर्फ इस फैक्ट को लागू करती है कि मर्सर के परिवार के लिए एक फंड निर्धारित किया जाना चाहिए। टाई मे को कॉल करता है और वे क्लाउड स्टोरेज द्वारा अंडरग्राउंड मिलते हैं। वो मे को बताता है कि उसने वही किया जैसे उसने इंस्ट्रक्शन दिए थे, और उसने इतनी सारी चीजें डिस्कवर की जो उसकी सोच से कई ज्यादा खतरनाक है, और मर्सर की मौत एक गेम चेंजर हो सकती है। मे सिर हिलाती है और बेली द्वारा आयोजित सेमिनार में वापस जाती है। मे चर्चा में शामिल होती है और टॉम को भी मंच में शामिल होने के लिए बुलाती है। वो इस बारे में आगे बढ़ती है कि कैसे मर्सर अभी भी जीवित हो सकता था यदि उन्होंने कभी संपर्क नहीं खोया होता, कहीं भी और किसी भी एक्सेसिबल लोकेटिंग और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। वो फिर 2 सी चेंज कैमरे रखती है और बेली और टॉम की ओर मुड़कर उन्हें भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने के लिए कहती है। पुरुष चकित हो जाते हैं, लेकिन यह केवल उनके लिए बदतर हो जाता है, क्योंकि मे उनकी पर्सनल फाइल्स, सीक्रेट फाइल्स और यहाँ तक एनक्रिप्टेड फाइल भी क्राउड को सेंड कर देती है। यह दोनों के एंड को मार्क करता है, क्योंकि मे एक बेहतर सर्कल के लिए नए नेता के रूप में उभरती है। आखिरी सीन में मे खाड़ी पर कयाकिंग में है जिसमें कुछ ड्रोन्स उसके ऊपर घूमते हैं। फिर छवि जूम आउट करती है और डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट लोगों के सैकड़ों वीडियो शॉट दिखाती है। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग एंडिंग होती है जो कई सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या मे इसमें टाई के साथ बेली का भांडा फोड़ने के लिए शुरुआत से शामिल थी? मे सर्कल में क्या बदलाव करेगी? क्या प्राइवेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आपके पास इन सवालों के जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की रिकैप कहानी यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।